नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से। तो अब हम जो है 9 जुलाई 2022 का पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ इन योग में जो हुआ था उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 2 हम कर चुके हैं, पार्ट 1 भी कर चुके हैं। अगर उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उनको प्ले लिस्ट में जाकर के अच्छे से देख लेवें। और यहाँ पर जो है पार्ट 3 का हम 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपये है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। तो सबसे पहले है 21 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ रिसर्च मेथड फॉर अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अबनॉर्मल साइकोलॉजी सामान्य मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान, दो भाग होते हैं साइकोलॉजी में। नॉर्मल साइकोलॉजी जो नॉर्मल कैरेक्टर्स को पहचानती है, जैसे हम ये कहें कि सर नॉर्मल साइकोलॉजी की बात करें कि ह्यूमन बीइंग के पास में सर क्या होता है, 2 पैर होते हैं। अक्सर ह्यूमन बीइंग जो है पैरों पर ही चलता है, सर नॉर्मल है और नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इमेजिन कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सर जमीन पर चलता है, वो हवा में उड़ने लग जाए, अबनॉर्मल हो गया सर, है ना। तो अबनॉर्मल माने असामान्य मनोविज्ञान, जो अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में सर चर्चा करती है वो अबनॉर्मल साइकोलॉजी, और नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न को जो खोज करती है उसके बारे में चर्चा करती है वो नॉर्मल साइकोलॉजी। अब अबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक नाम है इंग्लिश में, वहां से आपका इस प्रश्न को पूरा क्लियर हो जाएगा। अबनॉर्मल साइकोलॉजी को साइको पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के नाम से भी आप जानते हैं। पैथोलॉजी आप लोगों को पता है कि एक तरह से पैथोलॉजी किसको कहते हैं, जो थोड़ा सा विद्यार्थी जानता है पैथोलॉजी शब्द को, तो पैथोलॉजी का अर्थ होता है एक तरह से रोगों से संबंधित। माने अबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, असामान्य मनोविज्ञान, और वो रोग आदि के विषय में चर्चा करेगी, ठीक है। और रोग कैसे हो सकते हैं, सपोज अबनॉर्मल बिहेवियर कैसा कैसा होता है, शिजोफ्रेनिया किसी को हो गया, शिजोफ्रेनिया में क्या होता है,
कि व्यक्ति जो होता है किसी बिहेव को या तो बिल्कुल भी चुप हो जाता है या फिर बिल्कुल चिल्लाने लगता है, जैसे हम पहले कहते थे स्पिरिट वगैरह आ गई, आत्मा आ गई, या कोई व्यक्ति जो होता है हवा में बातें करने लगता है, या उसको वहम होने लगता है कि सामने कोई खड़ा है बट वो कोई है नहीं। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में गांधी जी, मुन्ना भाई एमबीबीएस 2 है, उसमें संजय दत्त को क्या है, मुन्ना को गांधी जी दिखाई देते हैं। सर एक तरह से डायल्यूजन हेलुसिनेशन की स्टेट आ जाती है, अपने आप हवा में बातें करने लग जाता है। तो ये सिजोफ्रेनिया हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ये स्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रेस, ये सारे अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत पैटर्न आते हैं। इनको स्टडी करना है तो क्या आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा क्या है, अबनॉर्मल साइकोलॉजी के रिसर्च मेथड कौन से हैं? सर एनालॉग एक्सपेरिमेंट, मान लो किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे सब्जेक्ट को, ये तो होगा, यस ये तो होगा। और किसी एक ही व्यक्ति में कोई दिक्कत है तो उस पर हम सिंगल केस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सिंगल केस पर, ठीक है सर, सिंगल कोई बड़ा फिनोमिना है उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। और क्लिनिकल केस स्टडी आप लोगों ने सुन रखा है, ये भी होता है। बट आपने कभी भी हाइपोथेटिक मेथड ये नहीं सुना होगा। हाइपोथेटिक क्या होता है? ये केवल कल्पना से संबंधित है, कल्पनागत, कि हाइपोथेटिक मतलब कल्पना तक सीमित रहना किसी चीज का। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नोट द पार्ट, हाइपोथेटिकल मेथड, कि अबनॉर्मल साइकोलॉजी में केवल आप कल्पना की बात नहीं करते, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप जो है एक एक चीज का अध्ययन करके सिस्टमेटिकली रिसर्च करते हो। रिसर्च तो वही है, एक्सपेरिमेंट के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सिगमंड फ्राइड की बात हो रही है। कहते अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड इज, माइंड के उन्होंने 3 भाग किए थे। कहते एक होता है कॉन्शियस भाग, कॉन्शियस वो जैसे मेरा कॉन्शियस कौन सा है, अभी मैं चेतन मन मेरा ये है कि मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, ये इस टाइम मेरे दिमाग में साइकोलॉजी बात घूम रही है, तो तुरंत जो अब अभी है वो चेतन भाग है मेरा, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें पता है मुझे, मेरा नाम पता है, मुझे सब पता है, बट मेरे 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था वो हुआ जरूर था, बट वो मुझे याद नहीं है, तो वो धुंधला धुंधला सा याद है, तो वो कौन सा है? सब कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड में है। और वो बिल्कुल भी याद नहीं है, बट हुई तो थी घटनाएं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें हुई होगी, बिल्कुल भी याद नहीं होगी, आपको बताया जाए तो भी याद ना आए शायद। तो वो कौन सी है? अनकॉन्शियस माइंड है, आपके साथ हुई थी जरूर, अचेतन। तो चेतन, अचेतन और चेतन, सब कॉन्शियस को प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं, जिसको अर्ध चेतन आप नाम देते हैं, अर्ध चेतन नाम देते हैं। कॉन्शियस को चेतन नाम देते हैं और अनकॉन्शियस को अचेतन नाम देते हैं। तो यहां पर यही पूछा गया था, कहते बताओ सबसे बड़ा भाग कौन है। तो आपको जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर सिगमंड फ्राइड की का जो है माइंड को एक बर्फ का गोला बताते हैं, और ऐसे करके इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ करते हो, कहते हैं एक बर्फ का गोला है। इमेजिन करो कोई ग्लेशियर है और वो ग्लेशियर पानी में पिघल करके टूट के गिर गया, तो उसमें से क्या होता है कि ग्लेशियर का छोटा सा भाग हमें ऊपर दिखता है, वो कौन सा है? वो कॉन्शियस है। इस एग्जांपल से हम बताते थे कॉन्शियस, ठीक है। और जो बीच में जो तलहटी पर है, जो थोड़ा सा ऊपर डामाडोल होता रहता है, ग्लेशियर हिलता रहता है ना, बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का गोला लेना घर पर और उसको बाल्टी में डालना बर्फ के टुकड़े को, तो बर्फ के टुकड़े को जब डालोगे तो बर्फ का छोटा भाग जो है, थोड़ा सा भाग ऊपर दिखेगा, बाकी अधिकतर जो है नीचे है, नीचे है मतलब वो पानी से नीचे दिख नहीं रहा, वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस। और जो डामाडोल हो रहा है, जो तलहटी पर कभी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, कभी थोड़ा नीचे दब जाता है, हिलता रहता है बर्फ का गोला, तो वो जो स्टेट है, वो आसपास की वो वाली स्टेट कौन सी है? वो प्री कॉन्शियस, या जिसको आप बोलते हैं अर्ध चेतन, या अन सब कॉन्शियस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो कहने का मतलब अब इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सर अनकॉन्शियस भाग है ना, ये पानी के नीचे है सर, बहुत ज्यादा भाग में होता है नीचे, ठीक है, यही भाग लगभग सबसे बड़ा होता है। तो इस चीज से ये हमारा प्रश्न आता है। तो कहते पानी के नीचे, कहते 90, 100 में से अगर बात करूं तो 10 भाग कहते ऊपर है, तो 90 भाग नीचे, और बीच में जो तलहटी पर रिलाई करता है वो प्री कॉन्शियस है, मतलब ज्यादातर भाग अनकॉन्शियस है। हमारे आपका जीवन सभी का लगभग 25 साल के आप सभी हो चुके होंगे, 20 से 22 25 साल, 20-22 साल की घटनाएं जितनी है, उतने साल की बातें किसी को याद नहीं होगी सारी सारी। कुछ धुंधली यादें हैं तो वो प्री कॉन्शियस है, कुछ पूर्ण रूप से अच्छे से याद है कि मेरे सर बचपन में ये हुआ था, मेरे को टीचर ने ये पढ़ाया था बचपन में, बहुत अच्छे से याद है ना, वो आपकी चेतन है। और कुछ ऐसी है 25 सालों में, 20 सालों में ऐसी घटनाएं हुई है जो आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं, आपको बताएंगे आपके माताजी बेटा तुमने बचपन में ऐसा किया था, तो भी याद नहीं आएगी, तो वो कहाँ है? बट हुई तो थी, माइंड को तो याद है कहीं ना कहीं, वो आपको याद नहीं आ रही, चेतन में नहीं आ रही, वो अनकॉन्शियस में, सारा का सारा अनकॉन्शियस में। तो अनकॉन्शियस जो भाग होता है हमारे माइंड का, वो सबसे बड़ा भाग होता है। तो इस ऑप्शन का, प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी जो है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है अचेतन, इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक कहते हैं
विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तो जो सिजोफ्रेनिया होता है उसका एक पार्ट होता है पैरानोइड। तो सबसे पहले देखते हैं सिजोफ्रेनिया है क्या। सिजोफ्रेनिया एक स्टेट है माइंड की जिसमें आपका बिहेवियर अबनॉर्मल हो जाता है, जैसे स्पिरिट से बात करना, आत्माओं से बात करना, इस तरीके की एक्टिविटी करता है। कोई चिल्लाने लगता है, कहते हैं ना किसी में भूत आ गया, तो वो बाद में पता चला साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि वो भूत वगैरह नहीं होते, वो माइंड की कहते हैं एक स्टेट होती है, एक डिजीज है। ठीक है, उनमें से अब नॉर्मल बिहेवियर, मेंटल इलनेस जब हो जाती है तो सिजोफ्रेनिया लाइक डिसीज आ जाती है। सिजोफ्रेनिया के काफी टाइप है। तो सिजोफ्रेनिया में पहले देखते हैं कि होता क्या क्या है। तो सिजोफ्रेनिया की स्थिति में एक तो डेल्यूजन होने लगता है, डेल्यूजन जिसमें फोल्स बिलीफ बन जाता है। तो डेल्यूजन का मतलब फोल्स बिलीफ होता है कि झूठा विश्वास बन जाता है, किसी चीज के प्रति भी बन सकता है, किसी व्यक्ति का। जैसे आप बचपन से सर एक किसी विशेष व्यक्ति को जो है बुरा मानने लग जाते हो, कोई टीचर होता है उसको बहुत अच्छा मानने लग जाते हो, किसी को बुरा मानने लग जाते हो, जबकि वो ऐसा होता नहीं है, बुरा होता नहीं है, बट आप बुरा मानने लग जाते हो, डेल्यूजन। या इसका एक एग्जांपल ये ले कि एक कोई व्यक्ति है, उसको ये लगता है बारंबार कि मेरे दिमाग में कोई कीड़ा है, इस कारण से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे दिमाग में कीड़ा है। डॉक्टर चेक कर लेता है, कुछ मिलता नहीं, फिर भी वो कहता है नहीं कीड़ा है, आपको दिखता नहीं है, डॉक्टर गलत है, बट मेरे दिमाग में कीड़ा है। तो फॉल्स बिलीफ होने लगता है, मेरे दिमाग में कुछ कुछ कीड़ा रेंगता है, ऐसे डाइल्यूजन टाइप में। एक हेल्यूसिनेशन होता है, इसी में सिजोफ्रेनिया में हेल्यूसिनेशन होता है। हेल्यूसिनेशन वो स्टेट है जिसमें आपको कुछ दिखता है या फिर आपको सुनाई देता है, बट वो चीजें होती नहीं है, वो चीजें होती नहीं है। एमबीबीएस जो है मुन्ना भाई, एमबीबीएस, उस पार्ट 2 में गांधी जी है नहीं वहां पर, ठीक है, बट उनको ऐसा लगता है कि मेरे सामने गांधी जी बैठे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, वो मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो वो हेल्यूसिनेशन की स्टेट कहते हैं उसको। ठीक है, तो हेल्यूसिनेशन वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, फिर भी आपके सामने ऐसा होता है जैसे आप खेत में गए या आप अकेले कमरे में रात में आपने भूतों वाली मूवी देखी और आप अकेले बैठ गए, तो आपको लगेगा कि शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है, और ऐसा लंबे टाइम तक लगे तो हेल्यूसिनेशन सर उसको कहेंगे। या फिर क्या होता है, अनयूजुअल फिजिकल एक्टिविटीज हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी अनयूजुअल की मतलब जो होनी नहीं चाहिए वो हो जाती है। जैसे कि आप बैठे बैठे थे, किसी को मारने लग गए, या एकदम से नाचने लग गया, कोई गली में आकर कोई नाचने लगा, जैसे पागलों के साथ आप करते हैं होते हैं, ठीक है, तो वो बिहेवियर होने लग जाता है। या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग की आपकी जो थिंकिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे में नहीं होती, कुछ भी कैसे भी सोचते हैं या कैसे भी बोलते हैं। अभी मैं बात कर रहा था साइकोलॉजी की, बीच में बात करने लग गया योग की, बीच में, ये तो एक खैर कारण हो, लॉजिक हो तो बात करें तो ठीक है, अब कारण ही बात करने लगते हैं। जैसे अभी मैं आपसे हंसी मजाक में बात कर रहा था, एकदम से मुझे गुस्सा आ गया, एकदम से जो है मुझे प्रेम आ गया, फिर से एकदम से कोई और स्टेटमेंट आ गई, या कुछ और तरीके से मैं सोच रहा था, अभी मैं सोच रहा था कि जीवन बहुत खुशहाल है, ये है वो, अगले क्षण मेरे दिमाग में आ गया कि अरे सबको मार देना चाहिए, खुद भी मर जाना चाहिए। इस तरीके की जो डिसऑर्गेनाइज्ड इलॉजिकल जो थिंकिंग है वो भी इसका सिजोफ्रेनिया की कुछ पैटर्न है। तो सिजोफ्रेनिया में डेल्यूजन, हेल्यूशन, फिजिकल अनयूजुअल जो अप्राकृतिक एक्टिविटीज होती हैं और तार्किक जो विचार होते हैं वो सारे सिजोफ्रेनिया में आते हैं। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्लोरप्रोमेजिन जो ये मेडिसिन है ये सबसे ज्यादा कारगर होती है। बहुत सारे आप अगर किसी को देखेंगे सिजोफ्रेनिया के कोई डिजीज कोई व्यक्ति को, तो आपको पता लग जाएगा कि वो जो है मेडिसिन जो दे रहे हैं उनकी मेडिसिन को ध्यान से पढ़ना या उनसे पूछ लेना, वो वैसे ही बता देंगे सर कि हाँ यही मेडिसिन सबसे ज्यादा कारगर होती है कहते पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में। ठीक है, तो ये हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नेम द हार्मोन कंट्रीब्यूट टू रेगुलेशन ऑफ जीएफआर मींस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि ये प्रश्न जो है उन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा जिनकी एनाटॉमी या तो कमजोर है या फिर जिन्होंने एनाटॉमी को बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है, उनके काम का ये प्रश्न नहीं है, उनको समझ नहीं आएगा। तो आपने इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए एनाटॉमी बहुत डेप्थ में अच्छे से पढ़ी हुई होनी बहुत जरूरी है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस एक चीज होती है, वो कहाँ पाया जाता है ये पता हो गया आपको, सर किडनी में होता है, मीन्स ये किडनी से है ये प्रश्न। अब दूसरी बात, तो जीएफआर एक होती है, उसके लिए आपको समझना होगा कि किडनी के अंदर एक छोटा सा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सबसे छोटा, जो क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है वही काम करता है एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का, कि ब्लड में से यूरिया ग्लूकोज आदि सबको फिल्टर करने का काम करता है। तो नेफ्रॉन जब जाता है बनता है तो उसमें एफेरेंट आर्टरीज होती है, ए से एफेरेंट होती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है, वो आगे जाकर के बैंड होती है, एक गुच्छा सा बनाती है, और गुच्छा सा बना करके वहां से एक आर्टरी आगे निकल के चली जाती है, एफेरेंट आर्ट्रियोल होता है एक्चुअल में, वो बहुत छोटा इसलिए आर्ट्रियोल है। और फिर उससे आगे उस गुच्छे से आगे ईफेरेंट, ईफेरेंट
आर्ट्रियोल्स आगे चले जाते हैं, आर्ट्रियोल्स आगे चले जाते हैं। ये जो गुच्छा बनता है, इसी गुच्छे को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसी गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ये ध्यान रखें। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहा गया। ठीक है सर, ये ग्लोमेरुलस है। इसके नीचे अब यहां से क्या होगा? ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि आगे पतली होगी, जैसे पाइप आगे पतली हो जाए तो पीछे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो क्रिएट होने से इसमें छेद होते हैं, लीकी होती है, थोड़ी सी लीकेज वाली होती है। तो इस कारण से ये जो है लीकेज होती है, एक बर्तन सा लगा रहता है नीचे, उसको बोलते हैं आप बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल जो होता है वो सारा का सारा ये जो लीकेज होगी, यहाँ पर जो भी लीकेज हो रही है, उस सारी लीकेज को जो है ऑब्जर्व करता है। इस लीकेज में सारी तो ग्लूकोज निकल गई ब्लड से, सारा का सारा सोडियम निकल गया, और भी बहुत सारे आयंस निकल जा चुके हैं, और पानी तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये जो लीकेज हुई है, इसको, ये जो लीकेज मटेरियल है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब यहाँ पर ये ना तो ब्लड है, ना ही इसको हम केवल पानी कह सकते हैं, इसमें सिर्फ ग्लूकोज आदि आयंस मिले हुए सब कुछ। अगर ये निकल जाए हमारे शरीर से, और ये आगे जुड़े होते हैं पीसीटी, पीसीटी होते हैं पास वाली पाइप इस तरीके से, और फिर आगे जाकर के लूप ऑफ हेनले होता है बीच में, लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले आगे जाकर के डीसीटी में कन्वर्ट होता है, डीसीटी में, और फिर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट कर लिया जाता है यूरिन के रूप में। इस प्रकार से कलेक्टिंग डक्ट लगी होती है, वो कलेक्ट कर लेती है, वो अनेक नेफ्रॉन से आगे जुड़ी रहती है, अनेक नेफ्रॉन से जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से वो कलेक्ट कर लेती है सारा का सारा यूरिन अपने अंदर। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले ग्लोमेरुलस, फिर जो है अपना बोमेन्स कैप्सूल, जस्ट पास में पीसीटी हुई, पास वाली मतलब प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, बीच में ये यू शेप का लूप आया, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप आया। और ये हेनले का लूप जो है आगे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से जुड़ा रहता है, और वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है कलेक्टिंग डक्ट्स, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी रहती है, जो कलेक्ट करती है, यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यूज होती है सर। इस प्रकार से ये जो सारा का सारा काम करता है सर ग्लोमेरुलस। ये तो हो गया एक छोटा सा फंक्शन। अब एक्चुअल में जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न को समझना है हमें। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे शरीर में सर एक नेफ्रॉन जो बनता है वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल से होते हुए बनता है। एफेरेंट आर्टरीज आती हैं ग्लोमेरुलस बनाने के लिए, और इफेरेंट के रूप में वो आगे चली जाती है, इफेरेंट के रूप में आगे चली जाती है। ये ग्लोमेरुलस बनता है, ग्लोमेरुलस के नीचे बोमेन्स का कैप्सूल रहता है। इस प्रकार से बोमेन्स कैप्सूल आगे चला जाता है, वो पीसीटी बनता है, पीसीटी बनता है, और पीसीटी बनते हुए इस प्रकार से लूप ऑफ हेनले बनता है आगे जाकर के। इन शॉर्ट में आपको दर्शा रहा हूं। और फिर जो दूर जाकर के वो क्या बनता है? डीसीटी बन जाता है, और आगे जाकर के वो कलेक्टिंग डक्ट के रूप में कलेक्ट कर लेता है यूरिन को। इन शॉर्ट मैंने आपको यहां समझा रहा हूं, तो समझिएगा। बीच में ये जो पार्ट है यू शेप का, ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है, एक लूप ऑफ हेनले। तो यहां पर जब आपके अंदर शरीर में बीपी गिरता है तो क्या रिलीज होता है? आपके अंदर एक जेजी सेल्स होंगी, जेजी, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, वो जो है एक एंजाइम रिलीज करती हैं। जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स जो होती हैं, रेनिन नाम का एक रिलीज करेंगे सर। ये जो है ब्लड में हमारे क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन होता है, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि कौन रिलीज कर रहा है? लीवर रिलीज कर रहा है, और वो ये ब्लड में कंटिन्यूसली रिलीज करता है। बट ये नोजन, जब भी नोजन या ओजन वर्ड लगेगा शरीर में, ध्यान देना कि वो चीज आपकी डीएक्टिवेट है। जैसे ट्रिप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन है, कोई काम नहीं कर रही अपने आप में। रेनिन जाता है एंजियोटेंसिनोजन पर, उस पर एक्टिविटी करता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 भी जो है ज्यादा काम नहीं करता, हालांकि वेसल्स को ये जो है पतली करेगा, बट इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है। अब इसको जो है एक और है, लंग्स में हमारे एंजाइम बन रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा? लंग्स से जो आ रहा है वो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगा। माने क्या बना देगा? एंजियोटेंसिन 2 बना देगा। तो जैसे एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, तो ये सारी की सारी शरीर में जो ब्लड की वेसल्स हैं, उन वेसल्स को क्या कर देगा? ये पतला कर देगा। तो जैसे एफेरेंट आर्ट्रियोल्स थी, ये मोटी थी, इसको क्या कर दिया? पतला कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे शरीर का बीपी गिर गया था। बीपी गिरा तो ये एक्टिवेट होता है। तो बीपी गिरने से ये क्या हुआ सर? हमारा आर्टरीज या वेन्स जो भी है शरीर में, उनका बीपी मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? जैसे पाइप में पानी का प्रेशर कम है, तो आप लोग क्या करते हैं सर? अगर बाइक वगैरह साफ करनी है तो पानी की पाइप का मुंह आगे से दबा देते हैं, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो सेम यहाँ पर अगर बीपी कम होगा तो यहाँ ग्लोमेरुलस में बीपी कम होगा, और ये फिल्टर नहीं हो पाएगा, नीचे निकलना जरूरी था तो नहीं निकलेगा। तो ये आर्टरीज को पतला कर देता है, जिससे जो है यहाँ की आर्टरीज भी पतली होगी, ये वाली भी एफेरेंट भी पतली होगी। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट ज्यादा निकलेगा। तो ज्यादा फिल्ट्रेट निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा? डायरेक्टली जो है
आगे की तरफ जाएगा पीसीटी में होता हुआ। जैसे पीसीटी में जाएगा तो यहां से एक्चुअल में ऐसा कंडीशन दिख रही है कि ज्यादा यूरिन बन सकता है। एंजियोटेंसिन 2 बन चुका है। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, ब्लड वेसल्स को पतला कर दिया, जिससे बीपी मेरा अप हो गया। और इसी के साथ में एक काम और करता है एंजियोटेंसिन 2, एक काम और करता है, एड्रिनल के पास जाके एल्डोस्टीरोन, एल्डोस्टीरोन नामक जो है हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करवाता है। तो एल्डोस्टीरोन क्या करता है, पीसीटी डीसीटी को श्रिंक कर देता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इनको पतला करेगा। तो क्या होगा, यहां इसके अंदर जो भी फिल्ट्रेट होगा वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, बाहर रिलीज होगा। तो जब बाहर निकलेगा ये सारा का सारा, तो ये जो एफरेंट आर्टरीज जो है एफरेंट आर्ट्रियोल के रूप में आ रही थी, ये आएंगी और उस सारे मटेरियल को उठा करके वापिस ले जाएंगी, ब्लड में मिला देगी। इसमें मेनली क्या होगा, सोडियम मिला लिया जाएगा, वाटर अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। इसलिए सर आपका ये जो सिस्टम है वो सारा का सारा पानी वापस ले जाएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट तक ना तो सोडियम को पहुंचने दे रहा, ना ही पानी को, या पहुंच रहा है तो बहुत ही नाम मात्र पहुंच रहा है। तो आपके अंदर सर बीपी जब गिरा, या पानी जब कम हुआ, वाटर लेवल जब कम हुआ, या सोडियम लेवल कम हुआ, तो उस समय आपको जिंदा रखने के लिए, आपको बचाने के लिए ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इस सिस्टम में आपने नोट किया कि एक तो रेनिन है, सबसे पहले रेनिन रिलीज हो रहा है। जैसे आप उसने डिटेक्ट किया कि आपके शरीर में क्या खत्म हो गया सर, पानी, बीपी या सोडियम आदि कम हो गया, तो रेनिन एक्टिवेट हुआ। रेनिन ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण क्या बन गया, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2 बन गया, 2 बन गया। और एंजियोटेंसिन 2 बना तो और क्या बन गया, एल्डोस्टीरोन बन गया। ठीक है, एल्डोस्टीरोन बन गया। ठीक है सर, और इसी को नाम दिया आपने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टीरोन सिस्टम, जिसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, रास, RAAS, रास। तो रास याद रखना है कि रास सिस्टम जो है इसका मतलब क्या है, आर का मतलब किससे पहले, रेनिन से। रेनिन क्रिएट करता है एंजियोटेंसिन नोजन को एंजियोटेंसिन 2 तक पहुंचाने का काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन हो गया ए से, और अगले ए से क्या हुआ, एल्डोस्टीरोन हुआ, और लास्ट में एस से सिस्टम। रास सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब आपके शरीर में बीपी कम हो, या पानी कम हो, या सोडियम कम हो, या सर आपके शरीर में ब्लड ही कम हो जाए। ब्लड कम होने का मतलब यह है कि आपके शरीर का ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया सर। तो इस कंडीशन में जो है ये जो है रास सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। तो इससे हमारा जीएफआर रेट जो है वो रेगुलेट रहती है। एक तो ये मतलब जीएफआर रेट एक तरह से कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है सर। ओके, बीपी बढ़ा करके जीएफआर रेट को बढ़ाने की कोशिश करता है, बीपी कम है तब। ये दूसरी कंडीशन में क्या होता है, ये तो जीएफआर रेट को बढ़ा रहा है। रास जो है कब आया, आपने अभी देखा, रास जो आया तब जब मेरा बीपी कम था, उस समय आता है। और ये फाइनली क्या करके जाता है, बीपी को अप करने की कोशिश करता है, बीपी को ऊपर करता है ये, है ना, ऊपर करने की कोशिश करता है। उसके लिए बहुत सारे दाव पे चलाता है। ठीक है, दूसरा, एक आपके शरीर में ये कंडीशन हो सकती है कि आपका बीपी जो है एक्स्ट्रा हो जाए, ओवर हो जाए, या आपके अंदर पानी ज्यादा हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए, या आपके अंदर सोडियम ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपने सोडियम वाली चीजें, सोडियम क्लोराइड, नमक आदि जो है ज्यादा खा लिया है, चिप्स के रूप में, कुरकुरों के रूप में, तो ज्यादा हो गया, तो उनको शरीर से निकालना जरूरी है, और उसके लिए यूरिन ज्यादा बनना जरूरी है। तो उस समय आता है एक अलग फैक्टर जिसको बोलते हैं ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, नेट्री बोले तो Na वर्ड किसको डिनोट करता है, सोडियम को। तो सोडियम को यूरेटिक मतलब यूरिन में कन्वर्ट कराएगा, मतलब यूरिन बनवाएगा। तो एट्रियल कहां होता है, हमारे हार्ट में होते हैं, एट्रियम हार्ट में होते हैं। हार्ट में जब हार्ट काम करेगा तो उसमें क्या होंगे, एट्रियम होंगे ऊपर। तो जैसे ही हार्ट के पास ये सूचना आती है कि बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पानी बहुत ज्यादा पी लिया गया है गलती से, सोडियम बहुत ज्यादा शरीर में इकट्ठा हो गया, तब जो है ये आदेश देता है अपनी वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, कि आप लोग पतला न होएं, आप लोग चौड़े हो जाएं। तो जब आप थोड़ा पानी बड़ी पाइप में डालेंगे तो उसमें प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, धीरे धीरे वहीं गिरेगा। तो प्रेशर को ये कम करने की कोशिश करता है इस प्रकार से। तो इसने ये कम करेगा प्रेशर, तो जीएफआर जो है किडनी के अंदर जो रेट है ज्यादा ओवर हो चुकी है, उसको सर जीएफआर रेट को एक तरह से कम करेगा ये। तो जीएफआर रेट को एक तो कर रहा है कम, एक कर रहा है ज्यादा। तो ये एक तरह से क्या कहलाए, ANF जो है, ANF और आपका रास सिस्टम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों ही शरीर के लिए जरूरी है सर। रास सिस्टम बीपी कम है तब एक्टिवेट होता है, तब काम करता है, और ANF एट्रिकल नेट्रियूरेटिक फैक्टर तब काम करता है जब बीपी बहुत ज्यादा है।
माने ANF इसलिए आता है कि GFR रेट ज्यादा हो चुकी है, उस GFR रेट को फाइनली क्या करना चाहता है, ये कम करना चाहता है, GFR रेट को कम करना चाहता है। और रास सिस्टम GFR रेट को बढ़ाना चाहता है, इसलिए एक्टिवेट होता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों में से एक ज्यादा हो जाए या दूसरा कम हो जाए तो दूसरा आकर के उसको सही करता है। इन दोनों की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस। और शरीर में जो ऑपोजिट क्रियाएं होती है, ऑपोजिट एक्टिविटी होती है, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब एक ने जो काम किया उसका उल्टा दूसरा कर रहा है, एंटागोनिस्ट। तो ये रास और ANF दोनों जो है कहीं ना कहीं मेरे GFR को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा है तो कोई कम कर रहा है, कम है तो कोई ज्यादा कर रहा है, तो दोनों ही मेरे इस सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां पर रास और ANF दोनों सर बराबर काम कर रहे हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। यहां पर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं एक बार। तो आप प्रश्न को जब ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न को पढ़िए, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कहते नेम द हार्मोन्स कंट्रीब्यूट टू रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR को मैनेज करने के लिए कौन कौन है सर? तो GFR को मैनेज करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 था, 100% था, ठीक है, ए तो होगा ही होगा, और सी भी होने के चांसेस थे क्योंकि एंजियोटेंसिन 1 भी तो था कहीं ना कहीं, 2 भी था, बट एक्चुअल में साथ में रेनिन भी था, तो ये भी ज्यादा खासियत है। और सर एंजियोटेंसिन एक कोई टर्म नहीं है, एंजियोटेंसिन या तो 1 है या 2 है, तो मतलब ये डी मेरा नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, बट उसमें सर क्या नहीं है, ANF नहीं है। रेगुलेट करना है अपने को एक काम नहीं करना, बढ़ाना नहीं है या ना ही घटाना है, तो बराबर काम करना है। तो बराबर करने के लिए या एंजियोटेंसिन क्या करेगा, 2 GFR रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो पेप्टाइड के रूप में एक हार्मोन रिलीज करेगा, वो क्या करेगा, वो GFR को कम करने की कोशिश करे। तो मतलब दोनों बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बोले तो रेगुलेट करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं समान रूप से। तो ऑप्शन ज्यादा राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है परफेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो ये प्रश्न एनाटॉमी अच्छे से पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये प्रश्न अपने आप क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इजीली सी, अदरवाइज ये प्रश्न क्लियर नहीं होगा। तो इन फ्यूचर अपकमिंग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, यहां से अपकमिंग आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रास सिस्टम कब आएगा, रास सिस्टम कब एक्टिवेट होगा। जब सर आप खतरे में होंगे, माने आप रेगिस्तान में गुम हो जाए, तो पानी की कमी है, तो पानी सर आपके अंदर जब कम होगा, BP आपके अंदर कम हो जाएगा उस समय में, या आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो गिर जाए, ब्लड का वॉल्यूम गिर जाए। ब्लड का वॉल्यूम तभी गिरेगा जब पानी कम होगा, तभी ब्लड की मात्रा कम होगी एक तरह से। या आयन जो है मेनली सोडियम आयन आपका कम हो जाए, तब रास एक्टिवेट होगा। और ANF कब एक्टिवेट होगा, जब आपके अंदर ये सारी चीजें ज्यादा हो गई तब ANF होगा। तो दोनों बैलेंस करेंगे सर एक दूसरे को, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही समझिए जैसे नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, सेम वैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। कल को हो सकता है एंजियोटेंसिन 2 की जगह रेनिन मिल जाए, तो रेनिन या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये भी एक दूसरे के अपोजिट ही काम करे। रास पूरा का पूरा, रास की के अंदर के एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं कि बताइए R का मतलब रेनिन, A का मतलब एंजियोटेंसिन, और दूसरे A का मतलब एल्डोस्टेरोन, और S का मतलब सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। ऐसी ANF या ANP एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा A। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया है। बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और ये बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। इस प्रश्न का सकारात्मक व्यवहार के लिए क्या कहा जाता है, प्रथम अध्याय जो है उसका 33 नंबर सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाम। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम। आगे कहते हैं सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। इस तरीके की बात करते हैं, माने मैत्री रखनी है किसके प्रति सर, सुखियों के प्रति, करुणा का भाव दुखियों के प्रति, और सेम मुदिता का भाव पुण्य व्यक्तियों के प्रति, और उपेक्षा का भाव अपुण्य मतलब पापियों के प्रति। ये 4 भाव बताए गए, इसको सकारात्मक व्यवहार के रूप में रखें। और सूत्र पूरा करते हैं, उपेक्षा नाम भावनात् चित्त प्रसादनम। इनको हम चित्त प्रसादन के उपाय भी कह सकते हैं, इनको चित्त प्रसादन के उपाय, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, चित्त प्रसादन के उपाय बताओ, तो ये 4 होंगे इनको। क्योंकि ये 4 प्रकार की थिंकिंग है, 4 प्रकार के आप थॉट है, भाव है, ऐसे भाव आपको रखने हैं 4। तो ये 4 भाव जो है इन्हीं को आप क्या कहते हैं, भाव 4 मतलब भावना चतुष्टय, भावना चतुष्टय भी कहते हैं। मतलब ये 4 प्रकार की भावनाएं हैं महर्षि पतंजलि। तो आपसे प्रश्न जो है
अनेक प्रकार से पूछा जाता है, चित्त प्रसादन के रूप में, भावना चतुष्टय के रूप में, या सूची 1 सूची 2 को मिलाओ, या बताओ पापी व्यक्तियों के प्रति क्या भाव रखना है। इस तरीके से अलग अलग पूछा जा सकता है। प्रथम अध्याय का 33वां सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न आता है, अलग अलग भाषा में पिरो करके एग्जामिनर देता है इसको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी सूत्रों की बात कर ले तो तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है, यह प्रथम अध्याय का 13वां सूत्र है। उसमें से आया है कि अभ्यास जो होगा उसमें सर स्थिति जो है यत्न पूर्वक हो, है ना, माने प्रयत्न करना है आपको, इस तरीके की चीज बताएगी। तो ये सूत्र याद रखेंगे, इसमें से प्रश्न निकाल सकते हैं। ध्यान हेयास तद्वृत्तय, ये दूसरे अध्याय का है, दूसरे अध्याय का 11वां सूत्र है, वहां से है। ये क्लेशों के बारे में बात की जा रही है कि क्लेशों का नाश करना है, क्लेशों से छुटकारा चाहिए तो ध्यान का अभ्यास करें। वृत्तियों का माने यहाँ पर वृत्तियों का अर्थ पूछ सकता है कि ध्यान हेयास तद्वृत्तय में बताओ वृत्ति का अर्थ क्या है, तो क्लेशों का अर्थ है यहाँ पर, माने उस वृत्तियों को, क्लेश नामक वृत्तियां जो है उनको डिनोट किया जा रहा है, उन वृत्तियों के छुटकारे से बात हो रही है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, ये जो है प्रकाश का आवरण कहते क्षीण हो जाता है, ये बात की जा रही है दूसरे अध्याय के 52वें सूत्र में, जहां पर कहते हैं प्राणायाम कीजिए, और प्राणायाम करने से कहते तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, और क्या होता है धारणासु चाहे योग्यता मन से, और धारणा करने की योग्यता आती है मन में, ये प्राणायाम के 2 फल हैं वहां पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था सकारात्मक व्यवहार, उसके रूप में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। यहाँ पर धोती मुख्य रूप से आहार नलिका माने ईसोफेगस, जब आप भोजन चबा लेते हैं और चबाने के बाद में गले से नीचे उतरता है तो वहां पर फूड पाइप होती है, उसको आप ईसोफेगस बोलते हैं एनाटॉमी में। एंड स्टमक कहते हैं वहां से संबंधित है, धोती जो होती है वहां कपड़ा हमारा जो होता है वहां तक जाता है, या आप पानी पीने वाली गजकरणी धोती करते तो भी आपका पानी पेट तक जाता है और फिर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है सर, ये बात ठीक है। जबकि कहते इनमें से नीचे कहते कोई ऐसी चीज है जो आपके एनस से कनेक्ट हो, रेक्टम से हो, या कोलम से हो। तो कोलन बड़ी आंत, बस्ती शब्द जो होता है, बस्ती का हिंदी अर्थ ही आंत से होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, बस्ती एनस से होती है सर। तो बड़ी आंत में प्रवेश करती है, कोलन में प्रवेश करती है, और वहां से फिर रेक्टम और मल द्वार की सफाई की जाती है बस्ती से, या तो कोई औषधि डाल करके, या फिर जो है किसी प्रकार का कोई जो पानी आदि के द्वारा, या वायु वस्तु, 2 प्रकार की वस्तु बताई जाती है योगी ग्रंथों में, उनके द्वारा कहते होता है क्लींजिंग। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है। यहाँ पर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद अग्निसार होगी या नोली होगी, तो ध्यान रखना वो नहीं है, क्योंकि वो बृहद आंतर जो कोलन है ना, हमारा लास्ट का पार्ट है, रेक्टम है, एनएस, वहां से संबंधित नहीं है, वहां से केवल बस्ती ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉमन सेंस का प्रश्न था ये, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि के सभी प्रकारों को नाश करने में सक्षम है। तो ये ध्यान रखना, एक टर्म आती है सर्वव्याधि नाशक, सर्वव्याधि नाशक। प्रत्येक ग्रंथ में, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पद्मासन दिया हुआ है, ये सर केवल और केवल पद्मासन को रिप्रेजेंट करता है, ये हर जगह दिया हुआ है। सर्वव्याधि नाशक और धीमान द्वारा प्राप्य, धीमान मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग कहते हैं इसका अभ्यास करते हैं। तो ये 2 तरीके से है, पद्मासन की 2 बात बताई जाती है, हर ग्रंथ में बताते हैं समान रूप से, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट है जहां पर पद्मासन मिलेगा उस पर 2 बातें जरूर होंगी, कि एक तो ये सर्वव्याधि नाशक है, और ये बुद्धिमान लोगों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये बात हर जगह की जाती है, ये ध्यान रखें। ओके, अब इस प्रश्न को देखते हैं। कहा है कि शिव संहिता में बताओ कौन सा आसन करेगा। तो पहली बात सर, पद्मासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर पद्मासन जो है बिल्कुल राइट होगा। 2 आसन है, एक पद्मासन होता है, एक सिद्धासन होता है। सिद्धासन में हमेशा ही दृष्टि जो है, सिद्धासन में हमेशा दृष्टि जो है भ्रू मध्य रहती है, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक ग्रंथ में भ्रू मध्य। और एक होता है पद्मासन, पद्मासन में हर ग्रंथ में सर दृष्टि जो होती है नासिकाग्र बोली जाती है। आपसे पूछ सकता है अगली बार में कि नासिकाग्र दृष्टि होती है नहीं होती, ए एंड आर में, तो आपको ये उत्तर सही देना होगा। नासिकाग्र दृष्टि होती है, प्रत्येक ग्रंथ की बात है ये, प्रत्येक ग्रंथ में पद्मासन में नासिकाग्र दृष्टि और सिद्धासन में भ्रूमध्य दृष्टि होती है। अब बात आती है पूरी शिव संहिता की। बताइए शिव संहिता में कितने आसन है। तो शिव संहिता में 4 आसन है। याद कैसे रखेंगे सर, हमें पता है शिव संहिता SSP सिद्ध सिद्धांत पद्धति आप लोगों को याद है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कौन सा है, एक तो बड़े एस से सिद्धासन है, और एक छोटा एस है, तो छोटा स कैसे होता है हिंदी में ऐसे, इस आधे स से कौन सा आसन बन सकता है, स्वस्तिकासन, और एक पी से पद्मासन। ये 3 आसन है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, और यही तीनों कम से कम सर सेम डिट्टो जो है किसमें है, शिव संहिता में है। और शिव संहिता में मैंने पहले कहा कि 4 आसन है, तो चौथा आसन कौन सा है, यू लग जाता है सर, यू से
उग्रासन, उग्रासन आ जाता है। उग्रासन किसे कहा जाता है? उग्रासन पश्चिमोत्तान आसन को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। उग्रासन पश्चिमोत्तानासन को कहा गया है शिव संहिता में। अब दूसरी बात सर, इसमें स्वस्तिकासन का क्या नाम है? स्वस्तिकासन को सुखासन कहा गया, ये भी बात ध्यान रखेंगे सर। तो आपसे कल को ये बातें पूछी जाएंगी, तो इस तरीके से आपको पॉइंट को नोट करना है। तो एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसन है और शिव संहिता में 4 आसन है। चौथा उग्रासन है जिसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इंसुलिन सेंसिटिविटी इन डायबिटीज कैन बी इंक्रीज्ड बाय। इंसुलिन सेंसिटिविटी होता क्या है? 2 टर्म होती है, एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और एक होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखो 2 चीज, इनको समझने से पहले समझो इंसुलिन का क्या काम होता है। इंसुलिन सर अगर हमारे शरीर में काम करेगा प्रॉपर तरीके से तो डायबिटीज होगी या नहीं होगी? सर डायबिटीज नहीं होगी, डायबिटीज नहीं होगी। ठीक है, अगर काम करेगा तो, काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा तो। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे शरीर में या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, या अगर बनता है तो उसको काम नहीं करने दिया जाता है ना। तो 2 चीज होती है, तो दोनों स्टेट में डायबिटीज होना पक्का है। तो इसी से आती है फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी वो होता है कि इंसुलिन थोड़ा सा लगा, जैसे आपके माउथ में ठंडे पानी की जो सेंसिटिविटी बढ़ जाए, तो पानी थोड़ा सा टच होगा ठंडा या गर्म, तो दांतों में जो है एक पीड़ा होती है। तो सेम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर होगी तो इंसुलिन थोड़ा सा भी आएगा तो पेनक्रियाज और शरीर जो है पूरा अच्छे से काम होगा, तो ग्लूकोज जो है पच जाएगी, माने डायबिटीज नहीं होगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब बढ़ेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए ताकि डायबिटीज न हो, ये समझने अर्थ है। डायबिटीज को रोकेगा, एक तरह से रोकेगा सेंसिटिविटी बढ़ना। और रेजिस्टेंस का मतलब कि इंसुलिन का रजिस्ट किया जा रहा है, रजिस्ट मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध भी मतलब इंसुलिन को रोका जा रहा है, चाहे उसके काम करने से रोका जा रहा है, चाहे उसको पैदा होने से रोका जा रहा है, कि इंसुलिन को काम नहीं करने दिया जा रहा। तो इंसुलिन काम नहीं करेगा तो क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो डायबिटीज होगी सर, डायबिटीज होएगी, होएगी। और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो डायबिटीज नहीं होएगी सर। बात समझ में आई? ये पॉइंट अच्छे से समझो पहले, फिर अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करो, फिर से समझो, फिर से देखो और फिर आगे बढ़ो। तो अब इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब क्या निकला कि सर अगर ये इंक्रीज होती है तो डायबिटीज नहीं होगी। ठीक है, तो कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो आप? तो आप एक तो सर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज अगर ज्यादा मिलेगी आपको, चीनी ज्यादा खाओ तो डायबिटीज होगी, मतलब इंसुलिन अपना काम कम कर पाएगा। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, मतलब इंसुलिन से काम करवाना है, तो अपने सबसे पहले क्या करो? कार्बोहाइड्रेट कम करो, मतलब क्योंकि वो ग्लूकोज के फॉर्म में वो कम करो। तो हाई नहीं लेना, मतलब ये हाई कार्बोहाइड्रेट है, ये नहीं लेना, ये ऑप्शन भी नहीं लेना, मतलब ए और डी तो पक्का मेरे ऑप्शन में नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर ज्यादा खाने की बात करें तो ज्यादा नहीं खाना होता। दूसरा कहते लो कार्बोहाइड्रेट खाना है, हाँ जी, इसमें बी और सी 2 उत्तर हो गए। अब सर क्या लो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो प्रोटीन कम खाना है ज्यादा खाना है? ये नहीं पता। तो अब याद रखना, कोई भी एंजाइम होता है, कोई भी एंजाइम होता है, ठीक है, या कोई भी हार्मोन होता है सर, हमेशा किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते होते हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये जो इंसुलिन है वो क्या है सर? एक हार्मोन है, बिल्कुल है। अगर ये हार्मोन है तो ये किससे बनेगा सर? प्रोटीन से बनेगा। तो इंसुलिन हार्मोन बनाना है आपको, तो क्या लेंगे आप सर? आपको लेना है प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। डाइट में ज्यादा प्रोटीन लो और लो कार्बोहाइड्रेट खाओ। इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जिसके पास डायबिटीज है उससे पूछना भी तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा है खाने के लिए, वो कहेगा सर मुझे चावल मना कर दिए, चावल में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, मुझे अन्न गेहूं की रोटी मना कर दी, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है सर। ठीक है, मना कर दिया। तो क्या खाने को कहा है? कहते जी मुझे कहा है, कहते बेसन की रोटी खाएं, है ना, बेसन का आटा खाएं, बेसन के आटे की रोटी खाएं, ऐसा सुना होगा आपने। तो बेसन किसका है सर? चने का बना हुआ, चने की दाल है, दाल में क्या होता है? प्रोटीन। तो कहने का मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब इंसुलिन को बढ़ाना है, इंसुलिन से काम करवाना है, तो आप इंसुलिन को बढ़ाने वाले काम दीजिए, है ना, माने ऑप्शन नंबर बी, डाइट में हाई प्रोटीन लीजिए और कार्बोहाइड्रेट को कम रखिए सर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपल सा उत्तर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है सर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका परफेक्टली राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। नेम द टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन विच द फीसिस देयर फाइनल इवैक्यूएशन इज नॉट परफेक्टली परफॉर्म्ड। तो कॉन्स्टिपेशन आप सभी को पता है
कि वो अवस्था जिसमें हमारा जो स्टूल है वो पास नहीं हो पाता या इजीली पास नहीं हो पाता है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्रोनिक आ जाता है और प्राइमरी में सिंपल ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो एक्चुअल में डिफिकेशन तो हो रहा है, पास आउट तो हो रहा है स्टूल, बट वो डिफिकल्टी के साथ हो रहा है। तो इसमें तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी को एक दूसरा नाम होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक जो है ये प्राइमरी के लिए ही यूज होता है। इडियोपैथिक मतलब इडियट हो चुका है, वो काम तो कर रहा है बट उसको समझदारी नहीं है बिल्कुल भी इंटेस्टाइन को। तो इसमें आपका आता है एक तो नॉर्मल ट्रांजिट आता है, नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है, एक स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है, और एक पेल्विक फ्लोर। ये तीन टाइप के कॉन्स्टिपेशन है जो प्राइमरी में आते हैं जनरली। और नेक्स्ट है क्रोनिक। क्रोनिक में बात की जाए तो क्रोनिक में क्या होता है कि ऐसा स्थिति जिसमें पास ही नहीं हो रहा, कोलन अपना काम कर रही है सब कुछ, बट नीचे एनल स्पिंचर आकर के इतने टाइट हो जाते कि एनल स्पिंचर से नहीं निकलते, तो वो एनिमा आदि देकर के निकाला जाता है या किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है उस स्टूल को पास आउट किया जाता है, वो वहीं रहता है। एनल स्पिंचर इतने टाइट हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, वहां का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो वो जो स्थिति होती है उस स्थिति को निकालने की चेजिया एक वर्ड होता है। चेजिया होता है डिफिकेशन, मतलब कि कोई चीज पास आउट हो जाए, और डिसचेजिया मतलब वो इम्बैलेंस होगी कि वो पास आउट नहीं हो रही। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है जिसमें अपना इवेक्यूएशन नहीं हो पाता। इवेक्यूएशन मतलब स्टूल बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो बन चुका है, स्ट्रेक्टम में ही रुका हुआ है, बट वो बाहर नहीं आ रहा है, इवेक्यूएशन नहीं हो रहा, फाइनल इवेक्यूएशन नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं डिसचेजिया कॉन्स्टिपेशन। तो यहां पर ये प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा, डिसचेजिया कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इडियोपैथिक के ही पार्ट है नॉर्मल, स्लो और पेल्विक फ्लोर। वो सिंपल है, उनमें क्या होता है कॉन्स्टिपेशन तो होता है बट वो पास आउट होता रहता है, धीरे धीरे होता है वो पास आउट। डिसचेजिया में पास आउट ही नहीं हो रहा, इवेक्यूएशन में प्रॉब्लम आती है, तो वही क्या है ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। टेंशन हेडेक किसके द्वारा होता है, क्यों होता है? तो यहां पर एक बात तो आपको समझना है कि चारों लाइनों को पढ़ोगे तो उत्तर आपको वैसे ही मिल जाने वाला है। स्कैल्प मसल्स कहां होती है? सर सिर में होती है, सिंपल सी बात है। स्कैल्प सिर की चमड़ी पर ऊपर जो होती है क्रैनियम पर, वो मसल होती है। तो टेंशन हेडेक हो रहा है, हेडेक तो सिर में ही होगा, तो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्कैल्प मसल्स, वो कंटिन्यूअसली ऐसे दबाती हैं सिर को जैसे रबर बैंड बंधा हुआ है, इस तरीके की स्थिति होती है टेंशन हेडेक में। तो वो जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फेशियल मसल का हेडेक से लेना देना नहीं है, ये हेड एक होने के बाद में फेस पर अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक पर भी उसके बाद में आएगा, फेशियल और नेक में भी बाद में आएगा, मतलब ये तीनों ऑप्शन अपने नहीं होंगे, ये फेस नेक वाले नहीं होंगे। टेंशन हेडेक है तो वो प्रोड्यूस कहां से होगा? सिर से ही होगा, स्कैल्प मसल से प्रोड्यूस होगा। यहां पर प्रोड्यूस होने की बात कही है, तो प्रोड्यूस कहां से हो रहा है? उसका इफेक्ट फेस में आ सकता है, पूरी बॉडी में भी इंपैक्ट आ सकता है, मुंह में हो सकता है, दांतों से जा सकता है, बट तो प्रोड्यूस जो हो रहा है टेंशन हेडेक जो है वो स्कैल्प मसल से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न पढ़ते ही ऐसे प्रश्न ये होते हैं जिनके लिए आपको एक्चुअल में कुछ ना भी पता हो तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते ही आपको उत्तर लग जाता है पता। तो यहां पर हमारा पार्ट 3 जो है वह कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन किए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो का लिंक पहुंच जाए। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।